अच्छा क्वेश्चन 5 था या कहाँ से स्टार्ट किया था? अच्छा सॉरी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे है। जी क्वेश्चन 5 सबसे हो गया था, आई थिंक सबने कर लिया था, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 6 था, ये क्वेश्चन 6 हो गया था सबसे, कि हमने ये जो लिस्ट है हमारे पास एप्पल बनाना चाहिए, इनमें सिर्फ फर्स्ट लेटर्स को निकालना था हमें, ठीक है। तो सबसे हो गया था वाला क्वेश्चन। अच्छा ये 7 वाला देखें, क्रिएट अ लिस्ट दैट कंटेन्स द लेंथ ऑफ ईच वर्ड इन पाइथन। ये हमने लेंथ वाला किया था कि जो भी वर्ड हैं, जो भी वर्ड्स लिस्ट में मौजूद है उसकी हमने लेंथ निकाल ली थी, तो 6 2 3 हमारे पास लेंथ आई थी, ठीक है। ये हो गया था सबसे। जी भाई सारे बताएं जल्दी से, आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाने मुझे कंप्लीट करके ये। अच्छा ये 8 वाला था, 8 वाला आई थिंक कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने ये नहीं किया था। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बट रिप्लेस ऑड नंबर्स विद 0। ये किस किसने किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 8 किस किसने किया था कि 1 से 10 तक हमें काउंटिंग जनरेट करनी है, लेकिन जहाँ पर हमें क्या मिले, इवन मिले वो एज इट इज आ जाए और जहाँ ऑड मिले वो किससे रिप्लेस हो जाए? 0 से। आई थिंक यहाँ पे ये नहीं हुआ था स्टूडेंट से, ठीक है। तो ज़रा इसको हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? सही है। अच्छा भाई देखें, इसमें क्या करना है, हमें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से 1 से 10 तक काउंटिंग जनरेट करनी है, और जो इवन नंबर्स होंगे उसको एज इट इज छोड़ देंगे, जो ऑड होंगे उनको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। सही है। अच्छा हमने जो पहले स्ट्रक्चर देखा था ना, इफ़ कंडीशन वाला, हमने एक ऊपर देखा था, अब वो पत्नी कोड मुझसे मिस हो गया यहाँ पर, बल्कि ये रहा, ये हमने स्ट्रक्चर देखा था कि हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो किसका होता है? हमेशा एक्सप्रेशन, मतलब जो हमें लिस्ट में स्टोर करवाना है वो हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेंटर वाले पार्ट में हम क्या चलाते हैं भाई? लूप चलाते हैं और अगर हमारे पास सिर्फ इफ़ की कंडीशन है, मतलब सिर्फ एक कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, तो हम इफ़ कंडीशन को बाद में लिखते हैं। सही है। इफ़ कंडीशन कहाँ पर आएगी? बिल्कुल एंड में आएगी। लेकिन अगर इस इफ़ के साथ एल्स भी आ जाए, सही है, अगर इस इफ़ के साथ एल्स भी आ जाए तो फिर ये कंडीशन, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। तो अब वो क्या, किस तरीके से काम करेगा, वो थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा। अच्छा तो ये जो मैंने सेकंड वाली चीज़ लिखी है इसको देखें ज़रा। अगर तो मेरे पास सिंगल इफ़ कंडीशन है ना, सिर्फ एक कंडीशन मुझे चेक करनी है, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ होगा, किस तरीके से हमें यूज़ करना है भाई? हम इफ़ कंडीशन को बिल्कुल एंड में ले जाके लिखेंगे। सही है। लेकिन अगर हमें मालूम है कि भाई इफ़ के साथ साथ एल्स भी आ सकता है, अगर इफ़ के साथ साथ हमें एल्स की कंडीशन भी लिखनी है, तो क्या होगा फिर? मुझे एक्सप्रेशन के बाद जो मेरी इफ़ वाली कंडीशन है उसको लिखूंगा और फिर एल्स वाली कंडीशन को लिखूंगा, ठीक है। और जो लूप वाला पार्ट है वो बिल्कुल कहाँ चले जाएगा? एंड में आ जाएगा। वो कहाँ पर आ जाएगा? एंड में आ जाएगा। ये सबको समझ आ रही है? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा ज़रा, देखें, इफ़ कंडीशन सॉरी, इफ़ कंडीशन, यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। सही है। इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम यूजुअली क्या करते थे, हम जो नॉर्मल हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, हम क्या करते थे? इफ़ के बाद कंडीशन लिखते थे। अगर कंडीशन ट्रू होती थी
कॉलन लगा के हम उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाके आउटपुट दिया करते थे। मतलब कोई चीज़ प्रिंट करवानी है या कुछ प्लस करवाना है तो हम वो करवा दिया करते थे। सही है। नॉर्मल इफ़ के अंदर क्या करते थे भाई, इफ़ लिखा, कंडीशन लिखी, कॉलन लगाया। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करते थे, स्पेस दबा के जैसे ही नीचे आते थे तो हमें 4 स्पेसिस मिलती थी जिसको हमने इंडेंटेशन कहा था। और इंडेंटेशन के बाद हमारा फिर काम हो रहा होता था, जो भी हमने प्रिंट करवाना है या जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब इसके बाद कहते हैं जो भी कंडीशन लिखी है अगर वो ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने पे जो मैंने काम करवाना है ना वो इफ़ की बॉडी से पहले लिखा जाएगा। यहाँ समझ आ रहा है सबको? जो कंडीशन मैंने लगाई है इफ़ के अंदर, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू होने पे जो मैंने काम करवाना है वो कहाँ लिखा जाएगा, इफ़ बॉडी से पहले। इफ़ की बॉडी मतलब इस चीज़ से पहले, ये जो मैंने कंडीशन लिखे ना, ये जो चीज़ लिखी है इससे पहले लिखा जाएगा। मतलब एक्सप्रेशन लिखी जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेशन वाली जगह में अपना वो चीज़ लिखूँगा जो मुझे कब मिलेगी, अगर इफ़ कंडीशन ट्रू होती है। सही है, यहाँ तक पहुँच गए सारे, ठीक है। अच्छा, और अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब सपोज़ करें यहाँ पे मैंने जो भी कंडीशन लिखी है ना, अगर ये फॉल्स हो जाए, अगर ये फॉल्स हो जाए तो हमें क्या करना है, एल्स में काम करवाना है। अभी इसकी एग्जांपल बताता हूँ मैं। अगर ये इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मेरा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर एल्स वाली स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो जब मैं एल्स लिखूँगा ना, ठीक है, तो एल्स लिखने के बाद मैंने जो भी चीज़ रिटर्न करवानी ना वो एल्स के बाद लिखूँगा। ये बात समझ आ रही है? जब इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाने पर जो मुझे काम करवाना है वो इफ़ के पीछे लिखूँगा मैं। सही है। और अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो पीछे वाली चीज़ तो आएगी नहीं, पीछे वाली चीज़ तो नहीं चलेगी, क्योंकि पीछे वाली चीज़ जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है ना, ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सही है, जब एक्सप्रेशन चलेगी। लेकिन अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे बताएं, अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी? नहीं, पाइथन इसको फिर रीड नहीं करेगा। वो कहाँ जाएगा, वो एल्स पर जाएगा, ठीक है। एल्स पर आने के बाद हम क्या करेंगे सॉरी, एल्स पे आ जाने के बाद जो चीज़ हमें अपनी लिस्ट में स्टोर करवानी है, लिस्ट में सेव करवानी है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, एल्स के बाद लिखेंगे। समझ आ रहा है? तो इफ़ कंडीशन से पहले लिखेंगे, मतलब अगर इफ़ को ट्रू होने पर मुझे कुछ चीज़ सेव करनी है तो वो इफ़ से पहले आएगी। और अगर इफ़ वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो भाई मेरा पाइथन कहाँ जाता है, एल्स पर जाता है। तो एल्स पर जाने के बाद उसके बाद हमें वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ हमें इस लिस्ट में स्टोर करवानी है। तो सबको डिफरेंस समझ आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है। इफ़ कंडीशन ट्रू तो पहली वाली चीज़ हम लिखेंगे जो हमारी लिस्ट में आके सेव होगी, और अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स तो वो एल्स पे जाएगा, और एल्स के बाद जो चीज़ लिखी होगी वो हमारी लिस्ट के अंदर आके स्टोर होना शुरू हो जाएगी। पहले बताएं सबको यहाँ तक समझ आ गई क्या कहा मैंने? ठीक है। ये कब है, ये देखें दूसरी स्टेटमेंट है ठीक है। स्टेटमेंट से मुराद जो जनरल इसका स्ट्रक्चर है, एक तो हमने ये देखा था, ठीक है, जो बहुत सिंपल सा था, ठीक है जी। बोलें, रिपीट करूँ, बताता हूँ, एक मिनट दोबारा से इस पर आता हूँ। पहले इसको देखें, ये जो पहली वाली लाइन लिखी है ना, ये बहुत सिंपल सी थी। इसमें हमने क्या किया था, मैंने बताया था कि भाई अगर सिर्फ एक कंडीशन मुझे चेक करवानी है, ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन, मैं उसमें कोई एल्स की कंडीशन नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो मैं क्या करूँगा भाई, इफ़ कंडीशन को सबसे एंड में लिखूँगा। इफ़ कंडीशन को कहाँ लिखूँगा, सबसे एंड में लिखूँगा, ठीक है। लेकिन काम अभी भी इसी तरीके से हो रहा है। अगर आप लोग इसको देखें, अगर मेरी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इसके ट्रू होने पे जो मैंने काम करवाना है वो कहाँ लिखना है, इससे पीछे ही लिखना है, ठीक है। अब बिल्कुल मैंने पीछे नहीं लिखा, ये देखें, इसके पीछे तो ये लिखा हुआ है, ये लूप वाला काम लिखा हुआ है, लेकिन देखें एक्सप्रेशन तो हमारी इफ़ कंडीशन वाली बॉडी से पहले ही है ना भाई। समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू होगी ना, उसके ट्रू होने पे हमें कुछ काम करवाना होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो हमेशा उससे पहले लिखा जाएगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन से क्या होगा, पहले लिखा जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पर भी उसको पहले ही लिखा है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आप लोग क्या करें, 100 तक काउंटिंग जनरेट करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप लोग सेंटर पर आएंगे, पहले तो ये
इस तरह के ब्रैकेट्स बना लेंगे, लिस्ट वाले जो हम ब्रैकेट्स बनाते हैं, ये बाहर वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। बीच में आगे क्या करेंगे आप, लूप वाला पार्ट लिख देंगे, फॉर नंबर इन रेंज 1 to 101, 1,101 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपको नंबर के अंदर 1 से 100 तक की काउंटिंग मिलेगी, सही है। अब अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ मुझे इवन नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, अभी कोई दूसरी कंडीशन है ही नहीं मेरे पास, मैं ऑड और किसी और नंबर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बोलना इवन नंबर चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे वही लिख देंगे, इफ़ नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 = 0, ठीक है। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम कुछ काम करवाना चाहेंगे ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेशन में आके किसको लिखेंगे, नंबर को लिख देंगे। बात समझ आ रही है किस तरीके से हो रहा है। पहले हमारा पार्ट जो एग्जीक्यूशन के स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, पहले नंबर जनरेट होगा, ठीक है, नंबर जनरेट होके कहाँ जाएगा, कंडीशन पे जाके चेक होगा, आगे इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेक होने के बाद अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो नंबर उठ के कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, एक्सप्रेशन वाली जगह पर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है। मैं इसको फिर भी एक मरतबा लिख के दिखा देता हूँ, देखें, इसको हम कर लेते हैं, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखें क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर इन रेंज 1 to 11, ठीक है, 1 से 10 तक की हमारी काउंटिंग जनरेट होगी। अभी इसमें फ़िलहाल कोई कंडीशन मौजूद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, पहले हमारे पास नंबर जनरेट होगा, चूँकि कोई कंडीशन नहीं तो क्या होगा, नंबर उठ के कहाँ आ जाएगा भाई, पीछे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा और वो नंबर आके इस लिस्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा नंबर जनरेट होगा, उसी लिस्ट में आके दोबारा क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म नहीं करेगा पुराने वाले नंबर को, वो क्या करेगा, उसी लिस्ट के अंदर आके सेव हो जाएगा। तो देखें, पहले 1 आया मेरे पास, फिर उसी लिस्ट में 2 आया, फिर उसी लिस्ट में 3 आया, सही है, मतलब क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है जाकर, पीछे वाली जो ऑलरेडी लिस्ट बन चुकी है उसमें आके अपेंड होते चले आ रहे नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक सब पहुँच गए, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरी मैंने कंडीशन बताई ना, दूसरी कंडीशन में क्या बताया कि अगर आपके पास इफ़ और एल्स 2 स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स 2 हैं आपके पास, तो हम क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद क्या होगा, हमारी इफ़ वाली कंडीशन लिखी जाएगी अब पहले, ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर आपको लूप लगाने की जरूरत है आप लूप लगा दें, ठीक है, लूप लगा के आपने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर आपके पास इफ़ और एल्स वाली कंडीशन लिखनी है तो आप क्या करेंगे, लूप से पहले आके लिखेंगे उस कंडीशन को, ठीक है। और हमने क्या किया, इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, वरना एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें काम करवाना है वो काम करवा देंगे। थोड़ा सा समझ आया किस तरीके से काम हो रहा है ये। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी मैंने यहाँ पे लिखी थी। क्या क्वेश्चन था हमारा कि हमें क्या करना है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बट रिप्लेस ऑड नंबर्स विद 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या मतलब बन रहा है इसका कि भाई हमें इवन नंबर्स क्या करने हैं, जनरेट करने हैं, और इवन नंबर्स को क्या करना है, हमें एज इट इज़ देना है, इवन नंबर्स को लिस्ट में एज इट इज़ लिखना है। हाँ, जब ऑड नंबर्स आने लगे ना तो हमें ऑड नंबर को किससे रिप्लेस कर देना है भाई, 0 से रिप्लेस कर देना है। मतलब 2 कंडीशन है। इफ़ वाली कंडीशन क्या होगी, इफ़ नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 = 0, ठीक है, एक कंडीशन ये बनेगी। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर ये ट्रू ना हो, मतलब अगर कंडीशन हमारी ट्रू ना हो तो क्या लिखेंगे, एल्स को लिखेंगे। ऑड वाली कंडीशन को भी हमें हैंडल करना है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन दोनों चीज़ों को हैंडल करेगा यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले तो लिस्ट बना ली भाई, सही है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लूप बनाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे लूप वाला स्ट्रक्चर लिख लूँगा। तो मैं स्पेस देता हूँ, मैं बोलता हूँ फॉर नम इन रेंज 1 to 11, सही है। यहाँ से क्या होगा भाई, मुझे बारी बारी नंबर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 till 10, ठीक है। अब चूँकि मेरे पास इफ़ भी है और एल्स भी है तो मैं क्या करूँगा, मैं पीछे आ जाऊँगा, ठीक है। फॉर बॉडी से जो लूप की बॉडी है उससे पीछे आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं पीछे आ गया, सही है। और यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट को लिखूँगा, ठीक है। इफ़ से स्टार्ट करूँगा सबसे पहले मैं बोलता हूँ इफ़। अच्छा भाई, मुझे चेक करना है, किसको चेक करना है, मुझे किसको चेक करना है, चेक इवन नंबर को। देखें मुझे मिल क्या रहा है यहाँ से, ये जो लूप चलना स्टार्ट हुआ है, इतना पार्ट जो चलना शुरू हुआ है, ये मुझे यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये नम मिलेगा ना असल में, ठीक है। तो मैं इस पे कंडीशन लगाऊंगा, मैं बोलूँगा भाई इफ़ नम मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 = 0, सही है।
ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन चेक हो रही है कि मेरा नंबर इवन है या नहीं, ये कंडीशन चेक हो रही है। अच्छा भाई, अभी अभी मैंने बताया, अब सपोज करें कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, लेट सपोज नम में मेरे पास 2 आया, सेकंड टाइम लूप चलने पे मुझे नम में क्या मिलेगा भाई, 2, नहीं सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम चलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखें ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, ये वाला 1, तो पहले फर्स्ट टाइम चलने पे 1 मिलेगा, सेकंड टाइम चलने पे मुझे नम में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। और जब मुझे 2 यहाँ पर मिलेगा तो मुझे बताएं ये मेरी कंडीशन क्या हो रही है भाई, ट्रू या फॉल्स, ट्रू हो रही है। अभी अभी मैंने बताया कि जब कंडीशन ट्रू होगी ना इफ़ वाली, तो ट्रू होने पे मुझे जो काम करवाना है वो मैं कहाँ लिखूँगा, इफ़ से पहले, इफ़ से पहले, बाद में नहीं लिखना, इफ़ से पहले लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था भाई कि अगर नंबर इवन हो तो वो क्या हो, एज इट इज़ आ जाए, नंबर इवन हो तो क्या हो, एज इट इज़ आ जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, नहीं, क्यों अपेंड, तो दोबारा समझे, सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर नंबर इवन हो तो वो नंबर एज इट इज़ लिस्ट में मुझे मिल जाए, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, नम, एज इट इज़ आएगा ना भाई वो, उस पर कुछ मुझे कुछ भी नहीं काम करना उसको। ये समझ आ रही है एहसन, उवैस, सुफियान, इतने नीचे क्यों है वो, इतने नीचे होके क्यों बैठे हो, मोबाइल बंद करो। सही है भाई, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, बस नम लिख दूंगा, क्योंकि मुझे नंबर वो क्या चाहिए, एज इट इज़ चाहिए। और ये कब मिलेगा मुझे नम, जब मेरा ये वाला पार्ट ट्रू हो जाएगा, जब ये ट्रू हो जाएगा, जब मुझे पीछे वाली चीज़ एग्जीक्यूट होकर मिलेगी, ठीक है। चलें, ये बात तो हो गई ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट क्या था, अगर ये ट्रू ना हो तो भाई एल्स वाली कंडीशन भी लगानी है मुझे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि बट रिप्लेस ऑड नंबर, जब ऑड नंबर मिले ना उसको क्या करो, 0 बना दो, नंबर रिप्लेस ऑड नंबर विद 0। तो अब मैं उसको यहाँ पे हैंडल करूँगा, बोलूँगा एल्स, ठीक है। क्या लिखूँगा यहाँ पे, सिर्फ नहीं, सोचें क्या लिखना चाहिए, 0। दोबारा समझें क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब क्या है, ज़रा इसकी बैक एंड लॉजिक समझें। फर्स्ट टाइम लूप चला, नम में कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। मुझे बताएं जब ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होने के बाद मुझे ट्रू मिलेगा, यहाँ से फॉल्स मिलेगा, यहाँ से फॉल्स मिलेगा। जब ये वाला पार्ट मेरा फॉल्स हो गया, इफ वाला पार्ट फॉल्स हो गया, तो क्या ये नम एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर कौन एग्जीक्यूट होगा, पाइथन ऑटोमेटिकली एल्स में आएगा और वहाँ पे क्या लिख देगा, 0 लिख देगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड टाइम लूप चला, सेकंड टाइम लूप चलने पर नम की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, सही है। अब दोबारा से यहाँ पे आगे चेक होगा ठीक है। और अब की मर्तबा ये कंडीशन क्या होने वाली है मेरी, अब की मर्तबा सेकंड टाइम लूप चल रहा है भाई, क्या होगी, 2 आया एंड 2 इज़ इवन नंबर। अब जब ये ट्रू होगा तो मुझे क्या एग्जीक्यूट होकर मिलेगा, नम, मतलब 0, और 0 के बाद कौन आगे लग जाएगा भाई, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको, ठीक है। और अब एल्स वाला पार्ट चलेगा क्या, नहीं, अब नहीं चलेगा, ठीक है। बस एक मरतबा अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो अब वो दोबारा से जाके नंबर को नया नंबर लेकर आएगा, ठीक है। अब थर्ड टाइम लूप चलेगा, ठीक है। सेकंड टाइम के अंदर क्या होगा, मेरे पास ये एल्स वाली लाइन, ये वाला एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड टाइम लूप चला, नम में दोबारा कौन आया मेरे पास, ये जो नम है मेरे पास इसमें कौन आया 3 आया, ठीक है। अब 3 जब आया तो दोबारा लूप यहाँ पर आएगा, कंपाइलर यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि मेरा 3 नंबर जो है वो इवन है या ओड है। तो उसको किस तरह का लगेगा ये, मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। अब जब दोबारा फॉल्स मिला तो भाई ये नम एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स की जगह वाले पार्ट एग्जीक्यूट होने पर मुझे क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। बात समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेते हैं हम। तो देखें भाई
जिस तरह हमने समझा था क्या उसी तरीके से आया। फर्स्ट टाइम मेरे पास क्या मिला भाई, 0 मिला। जब उसको इवन नंबर मिला तो उसने मुझे वो इवन नंबर ला के दे दिया 2, ठीक है। सेकंड टाइम जब लूप चला तो नम की वैल्यू 2 आई, ठीक है। और नम की वैल्यू चूँकि मेरे पास ट्रू थी, यहाँ से ट्रू मिला, तो ट्रू मिलने पे मुझे क्या मिलेगा भाई, ये नंबर मिलेगा, ठीक है। और वो 2 एज इट इज़ मिल गया। थर्ड टाइम लूप चला, नम में कौन आया, 3 आया। 3 आने के बाद ये मेरी कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई। फॉल्स हुई तो अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, कौन एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। और वो क्या रख देगा मेरी लिस्ट के अंदर, 0 रख देगा, ठीक है। एंड सो ऑन। तो भाई सबको समझ आएगी यहाँ तक, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ माइंड में रखनी है जस्ट। वो क्या चीज़ है कि हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ये 2 चीज़ें हो गई हैं। अगर सिर्फ एक इफ़ कंडीशन है तो हम इफ़ कंडीशन को कहाँ लिखेंगे, एंड में लिखेंगे, सबसे एंड में, बस, ठीक है। काम वैसे ही है, इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो हमने पीछे क्या लिख देना है, एक्सप्रेशन में जो भी काम करवाना है वो लिख देना है, सही है। वो काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इफ़ के साथ साथ कोई एल्स की स्टेटमेंट भी आ रही है मेरे पास, तो क्या करना है मुझे, फिर मैं लूप को सबसे एंड में लिखूँगा, फॉर लूप को सबसे एंड में लिखूँगा, कंडीशन को फिर पहले नंबर पे लिखूँगा, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे लिखूँगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा अच्छा, ये 9 वाला सबसे हो गया था, 9 क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पे देखें सारे। ये 9 क्वेश्चन सबसे हो गया था, सिंपल क्यूब करना था हमें, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 10 है अभी मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन 10 मुझे बताना था लाजमी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट कंटेन द लेटर एन इफ द वर्ड स्टार्ट्स विथ ए अदरवाइज ए, ठीक है। हमें क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जी अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ज़रा यहाँ पे देख लें सारे। इस क्वेश्चन में क्या करना था, देखें होता क्या है कि जब भी इंग्लिश के हम वर्ड्स प्रोनाउंस करते हैं ना, तो हमारे पास, जैसे बोलना चाह रहा हूँ, एक कुर्सी, एक लैपटॉप, एक बाइक, एक गाड़ी, ठीक है। तो अब एक के लिए जो है ना हम इंग्लिश में 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, आ, ठीक है, और ए एन करके एन, ठीक है। ए और ए एन, एन 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। अब दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का मतलब ये अगर एक है तो फिर किस तरह पता चलेगा कि हमें कब ए यूज़ करना है और कब एन यूज़ करना है, ठीक है। अब जैसे वो ये एक लैपटॉप है, मैं बोल सकता हूँ अ लैपटॉप, ठीक है। आ लैपटॉप मतलब एक लैपटॉप, तो क्या मैं इसको एन भी बोल सकता हूँ, चूँकि एन का मतलब भी एक है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एन लैपटॉप। तो क्या क्या रूल है, मतलब किस तरीके से हमें पता चलेगा? हाँ, वॉवेल्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब किस तरीके से? हाँ, वॉवेल साउंड, एग्जैक्टली, ठीक है। साउंड का यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे, वॉवेल की साउंड से, वॉवेल इटसेल्फ नहीं, वॉवेल की साउंड से, ठीक है, सॉरी। तो अगर हमारा वर्ड वॉवेल की साउंड से स्टार्ट होता है, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, सिंपल ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है हमसे कि भाई एक लिस्ट हमें दे दी है और इसमें कुछ फ्रूट्स के नेम हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि भाई अगर हमारा जो लेटर है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट लेटर है, मतलब जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर, जैसे एप्पल का फर्स्ट लेटर कौन है, ए। बनाना है, यहाँ पे बनाना का फर्स्ट लेटर कौन है, बी। तो हमें चेक करना है कि जो फर्स्ट लेटर है ना, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, अगर वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करना है, हमें उसके साथ एन लगाना है, ठीक है। तो एप्पल है ना, इसको हम एक न्यू लिस्ट बनाएंगे और उसको उसमें क्या लिखेंगे, एन एप्पल, ठीक है। जब बनाना आएगा तो उसको क्या करेंगे, आ बनाना, ठीक है, या ए बनाना, जो भी आप लोग बोलना चाहें, ठीक है। आ ग्रेप, ठीक है, एन ग्रेप नहीं होगा। तो अब हमें ये वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है।
ये सबको सब क्वेश्चन समझ आ गया? सबसे पहले ये बताएं, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसको करेंगे किस तरीके से? ये वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने कर लिया था, लेकिन चूँकि ये बताना लाजमी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इफ़ एल्स वाला और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अच्छा भाई, अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमें ये लिस्ट दी हुई है सबसे पहले तो, ठीक है। इस लिस्ट को, ये जो एप्पल, बनाना, ग्रेप, मैंगो, पेयर की लिस्ट है, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, तो पहले हम ये कर लेते हैं। क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाता हूँ और इसमें इसको लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब फ्रूट्स का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने क्या किया, इन तमाम फ्रूट्स को सेव कर दिया। ठीक है। अच्छा भाई, अब काम स्टार्ट होता है हमारा। क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हमें ये काम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, सही है। अब ब्रैकेट बनाने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ब्रैकेट तो बना लिया हमने। ठीक है, अब क्या करना है ब्रैकेट बनाने के बाद, सबसे पहले फ्रूट्स को एक्सेस करेंगे ना भाई, बारी बारी फ्रूट को निकालेंगे, फिर उसका फर्स्ट लेटर चेक करेंगे। यही बनता है ना सेंस सॉरी। तो फ्रूट को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे। शाबाश, किस तरह लगाएंगे इसको, फॉर फ्रूट। अभी हम क्या उठा रहे हैं भाई, थोड़ा सा नाम और सही होना चाहिए। फ्रूट्स की लिस्ट पे लूप लगाऊंगा मैं। ठीक है, फ्रूट्स की लिस्ट पे लूप लगाने से मुझे वहाँ से क्या मिलने वाला है, सिर्फ लेटर मिलेगा एक, या पूरा फ्रूट का नेम मिलेगा, फ्रूट का नेम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रूट लिख लिया। ठीक है तो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट में बारी बारी मेरे पास फ्रूट जो ये आइट्रेटर है, इसमें बारी बारी फ्रूट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब पहले एप्पल आएगा फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम ग्रुप चलने पे बनाना आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एक काम तो हमारा हो गया, हमने बारी बारी तमाम फ्रूट को सॉरी लिस्ट से निकाल लिया। अब इम्पॉर्टेंट काम है, अब हमें चेक करना है कि भाई हमारा जो फ्रूट निकल कर आ रहा है उसका फर्स्ट लेटर वॉविल है या नहीं। अगर वॉविल हुआ, वही इफ़ एल्स वाली कंडीशन आ गई। अगर वॉविल हुआ, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उससे पहले हम काम करवाएंगे। ठीक है, अगर वो फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर हम फिर उसका दूसरा वाला काम करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, मैं पीछे आ जाऊँगा सबसे पहले तो, चूँकि मेरे पास इफ़ भी है और एल्स भी है। ठीक है, तो मैं इसलिए लूप के पीछे आ गया। अब क्या करूँगा भाई, सबसे पहले मैं इफ़ लिखूँगा। चले मैं इफ़ तो लिख दिया, लेकिन अब करना क्या है हमें, जो फ्रूट उठकर आ रहे हैं ना बारी बारी, जो फ्रूट के नेम आ रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर चेक करना है मुझे भाई। उसका फर्स्ट लेटर चेक करके ही तो मैं उसके साथ आ और एन का फैसला कर सकता हूँ ना। तो फर्स्ट लेटर किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग। ज़बरदस्त, शाबाश। क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी। मतलब मैं, याद है ना सबको, हम लिस्ट का नाम लिखते थे। ठीक है, लिस्ट का नाम लिख के हम क्या करते थे, उसके अंदर उसका इंडेक्स पास किया करते थे। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, मैंने शायद आपको बताया था कि हम स्ट्रिंग पर भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं, पहले इसको क्लियर कर दूँ एक चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखता हूँ और इसके अंदर पाइथन को स्टोर कर देता हूँ। ठीक है भाई, सारे यहाँ देखें, बातें नहीं करें मैंने लैंग्वेज के अंदर क्या स्टोर कर दिया, पाइथन। मैं बोलता हूँ लैंग्वेज में जाओ और लैंग्वेज के लैंग्वेज में से क्या करो, -1 वाले इंडेक्स से चीज़ उठा के ले आओ। -1 वाले इंडेक्स से क्या करो, लेटर उठा के ले आओ। तो क्या ला के देना चाहिए इसको मुझे, एन। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या लेकर आया भाई, एन। मतलब हम स्ट्रिंग पर भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ज़रा बात को समझिएगा कि मेरे पास फ्रूट में सबसे पहले कौन मिलेगा भाई, एप्पल मिलेगा, जो कि क्या है, एक स्ट्रिंग है। क्या है, स्ट्रिंग है। तो मैं इस स्ट्रिंग पर इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ के बाद आऊँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा फ्रूट, ये बनाऊँगा ब्रैकेट्स, और क्या लिखूँगा भाई, 0, क्योंकि मुझे फर्स्ट लेटर उठाना है। ठीक है अच्छा, फर्स्ट लेटर तो उठ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन क्या करना है, मुझे चेक करना है कि भाई फर्स्ट लेटर वॉविल है या नहीं। हाँ, डबल इक्वल्स लगा सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, हम डबल इक्वल से काम करते हैं। ठीक है, डबल इक्वल्स टू क्या करेंगे हम,
डबल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, फर्स्ट लेटर मिलेगा यहाँ से, याद रखिएगा सिर्फ ए निकल के आएगा, मुझे यहाँ पे ए मिलेगा, ठीक है। अच्छा मैं एक काम और भी कर सकते थे, मैं बताता हूँ बाद में अभी क्या होगा। अभी फिलहाल बताया मुझे यहाँ पे ए मिल गया। इमेजिन करें ना सब लोग, फर्स्ट टाइम लूप चला, एप्पल उठ कर आया फ्रूट के अंदर, और फ्रूट के अंदर मैंने 0 लिख के क्या एक्सिस कर लिया उसका, एफ एक्सिस सॉरी ए एक्सिस कर लिया, एप्पल का ए निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये मैं चेक कर रहा हूँ, इक्वल्स टू क्या, ए, ठीक है, एक वोवेल हो गया चेक। अभी तो 4 और बाकी है ना, ए ई आई ओ यू, तो मुझे ये पूरी चीज़ कितनी मरतबा लिखनी पड़ेगी, 5 मरतबा लिखनी पड़ेगी। वो भी लिख सकते हैं, बताता हूँ मैं उसको, पहले थोड़ा सा जो बेसिक वाला पार्ट है ना वो समझा दूँ, फिर मैं उस पर आता हूँ जो जिस तरह आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए भी चेक करना है, ई भी चेक करना है, आई भी, ओ भी, यू भी, सब चीज़ें चेक करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को दोबारा से क्या करूँगा, तो अब इसको दोबारा से लिखूँगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा ज़रा, मैं यहाँ पर एक ही लाइन में बहुत सारी कंडीशन चेक करने वाला हूँ, एक ही साथ बहुत सारी कंडीशन चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, इंग्लिश वाला और यूज़ करूँगा या एंड का यूज़ करूँगा, जी भाई, एंड या और, एंड आप, और, हाँ भाई अब्दुल रहमान, क्या यूज़ करूँगा मैं, पता ही नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, और यूज़ होगा देखें और क्यों यूज़ होगा, मुझे बताएं जब मैंने एप्पल का ए उठाया, ठीक है, तो वो जो मैंने लेटर उठाया है वो किसी एक वॉबिल में से होगा ना, ठीक है, ए ई आई जो 5 वॉबिल्स हैं, वो लेटर जो मैं उठा रहा हूँ वो 5 में से किसी एक से मैच कर रहा होगा ना, मतलब किसी एक के इक्वल होगा, कोई एक वॉबिल होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो एक लेटर जो उठा रहा हूँ वो 5 के 5 वॉबिल को कवर कर रहा है, मतलब जैसे मैं ए उठा रहा हूँ तो भाई वो एक ही वॉबिल है ना, एंड वाली कंडीशन नहीं बन रही यहाँ पे, क्या बन रही है, और या तो पहला लेटर ए हो सकता है, या तो ई हो सकता है, या आई या ओ या यू हो सकता है, ठीक है, या उर्दू वाला या, तो उर्दू वाला या मतलब इंग्लिश में क्या होगा वो और, ठीक है। तो और की कंडीशन यहाँ पे बनेगी, समझ आ रही सबको, एंड नहीं हो सकता, नहीं क्यों नहीं होगा, देखें बात समझें, मैं जो एप्पल का ए उठा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए जो है वो ए के बराबर भी है, ए जो है ई के बराबर भी, ए जो है आई के बराबर भी, नहीं ना भाई, ए तो सिर्फ ए के बराबर होगा ना। तो एंड अगर मैं लगाऊंगा ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए के बराबर भी है, ए ई के बराबर भी है, ए आई के बराबर भी है, एंड सो ऑन, जो कि नहीं है, एक लेटर सिर्फ एक ही चीज़ के बराबर हो सकता है तो और का यूज़ करूँगा मैं, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे फ्रूट लिखूँगा, और अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक ही जगह ई आ जाएगा, ठीक है, दोबारा से और लिखूँगा, और यहाँ पे आप कौन आ जाएगा भाई, आई, ठीक है, दोबारा से और लिखूँगा, इसको लिखूँगा, ओ आ जाएगा, सही है, और लिखूँगा दोबारा से, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा, समझ आ रही है। देखिए ये पूरा जो मैंने इतना बड़ा पार्ट लिखा है ना, ये सब किसका पार्ट है, ये अभी इफ के पार्ट है, अभी हमने एल्स को लिखा ही नहीं है, सही है। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप लोग की स्क्रीन वैसे दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये किसका पार्ट है, अभी तक ये इफ़ स्टेटमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे क्या करना है, एन का यूज़ करना है, किसका यूज़ करना है भाई, एन का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी आ रही है पुराने कॉन्सेप्ट से हमने जो डिस्कस किए थे, और एफ स्ट्रिंग भी आ रही है, आपकी मर्ज़ी जो आप लोग चाहें यूज़ करें, ठीक है। कौन सी यूज़ करूँ आप लोग बताएं यहाँ पर, एफ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, जी भाई मिक्स आवाज़ें आ रही हैं, चले एफ स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, एफ स्ट्रिंग बहुत आसान है वैसे। देखें अभी मैं बता चुका था कि भाई अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इसका ट्रू होने पर जो मैंने काम करवाना उसको कहाँ लिखूँगा मैं, इफ़ से पहले लिखूँगा, तो मैं इफ़ से पहले आ जाता हूँ, ठीक है, मैं आ जाता हूँ इधर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एफ लिखते हैं और फिर क्या बना दें, ये कोट्स ले लेते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट आपकी मर्ज़ी, मैंने कोट ले लिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखूँगा, एन, चूँकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे उनके साथ क्या लगाना था भाई, एन लगाना था, ठीक है। मैंने एन लिख लिया, स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद क्या करूँगा, इन ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, ठीक है, डिक्शनरी वाले ब्रैकेट्स का, कर्ली ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखूँगा भाई मैं, जी फ्रूट लिखूँगा, ठीक है, क्या लिखूँगा, फ्रूट लिखूँगा,
सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, फ्रूट को मैंने ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है, कोई बताएगा जी? हाँ एग्जैक्टली, असल में जो फ्रूट होगा ना वो डायनेमिकली उठ के मेरे पास फ्रूट के अंदर आ जाएगा। देखें अगर मैं इसको हटाता हूँ ना ब्रैकेट्स को, तो आप लोग देखिएगा फ्रूट का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया, ठीक है, ऑरेंज या रेड हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं बैक लेके जाऊँ तो अभी कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। मतलब क्या होगा, ये कलर से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँगा ना, ये देखें फ्रूट किस तरह का है, ब्लैक में, मतलब यहाँ से जो वैल्यू उठेगी ना वो डायनेमिकली चलेगी बारी बारी, यहाँ पर भी वो वैल्यू चेंज होगी बारी बारी, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कलर क्या बता रहे हैं कि भाई जो वहाँ पर वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर भी आके गिरेगी, मतलब एज इट इज़ वैल्यू आएगी। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, ये कंडीशन ट्रू होने वाला पार्ट तो हमने हैंडल कर लिया, सही है। अब एल्स पे चलते हैं। अगर एल्स हो मतलब अगर कंडीशन ट्रू ना हो, फर्स्ट लेटर ना तो ए ना तो ई ना तो आई ना तो ओ ना तो यू के बराबर है, तो क्या होगा फिर, वो कॉन्सोनेंट्स में से होगा, ठीक है, मतलब इन 5 लेटर्स के अलावा किसी और लेटर के बराबर होगा, तो उसको हम एल्स में हैंडल करेंगे, ठीक है। एल्स में चलते हैं, और एल्स में आने के बाद एल्स कहाँ आएगा भाई, अब यहाँ पर आएगा ना, इफ़ की कंडीशन के बाद आएगा, लूप से पहले ही अभी तक हमें लिखना है ये चीज़। तो एल्स लिखूंगा, और एल्स के बाद अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, वही एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग वही डबल कोट्स, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट्स बनाऊँगा और क्या लिख दूँगा भाई, फ्रूट। बस हमारा यहाँ पे इतना काम फ़िलहाल हो चुका है, सही है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको पहले मैं किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं लेट सपोज क्या दूँ, वर्ड्स लिख लेता हूँ, ठीक है फिलहाल, ठीक है, वर्ड्स लिख लिए। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट हो चुका है, और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ आप, ठीक है। तो देखें भाई हमारे पास क्या हो चुका है, जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी उसी लिहाज से हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो देखें एन एप्पल, एप्पल का जो ए है, एप्पल का जो ए है वो क्या है, वॉविल है, ठीक है। तो वॉविल के साथ हमें क्या लगाना था, एन लगाना था, तो हमने एन लिख लिया इसीलिए, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये हमारा इस वाले पार्ट से आया, सॉरी, हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई, तो कंडीशन ट्रू होने पे हमारे पास ये चीज़ हमें मिली है, सही है। और क्या लिखा हुआ, आ बनाना, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई होगी इफ़ वाली, तो वो किस में चला गया भाई, वो आ गया एल्स वाली पार्ट के अंदर, और उसने हमारी ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट कर दी। तो सबको ये क्लियर हो गया? अच्छा अभी लेकिन ये जो है ना, ये इतना डायनामिक नहीं है। इमेजिन करें, देखें मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस ए का, एप्पल का ए कैपिटल कर दूँ, तो अब एप्पल के साथ क्या आना चाहिए, एन या आ। अगर मैं इसका ए क्यों, हाँ कैच सेंसिटिव, ठीक है। अगर कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को कैपिटल कर देंगे तो जब भी पाइथन इनको अलग अलग मानेगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें एप्पल की जगह वो ए लगा के लिए आया, वो सही है। तो इसको किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, फिर हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें एक लंबी ख्वारी करनी पड़ेगी। हमें ना यहाँ से जब लेटर निकाल लेना हम बारी बारी, इसके आगे आगे तो क्या करें, डॉट लोअर लगाएं, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको छोटा बना देगा। जब ए को निकाल के लेकर आएगा ना वो उसको छोटा बना देगा। लेकिन क्या मैं डॉट लोअर अब सबके साथ लगाऊँ, देखें 5 मरतबा मैंने ये आगे चीज़ें लिखी हैं, ए के साथ भी, आई के साथ भी, ओ के साथ भी, यू के साथ भी। अब क्या इतना लंबा मैं कोड लिखूँगा, इसका कोई ना कोई एफिशिएंट तरीका होना चाहिए, ठीक है। कर भी इस तरह भी कर सकते हैं, बेसिक लेवल पे इस तरह हो सकता है बिल्कुल ये, ठीक है। लेकिन इसका एफिशिएंट तरीका हम देखते हैं। जी ओवैस बोलें, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ एफिशिएंट तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो क्या हो सकता है, देखें अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने चीज़ लिखी है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पर उन फ्रूट्स को लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वो लूप वाला पार्ट तो एज इट इज़ करूँगा। सबसे पहले क्या लिखूँगा भाई, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, सही है। यहाँ जी बोलें, किस पर, हाँ उस पर लगा लें। लेकिन आप जो लगा रहे हैं ये चेक करना पड़ेगा, जो आप बोल रहे हैं ना, अभी नहीं बाद में, अभी मुझे जो चीज़ असल वो बताने।
स्लाइसिंग क्यों करेंगे आप? स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको ये बता रहा था कि स्ट्रिंग पर हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर, वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग का तो लेकिन यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट नहीं बनता ना स्लाइसिंग का। मैं तो आपको इसे जनरल बता रहा था, इन जनरल, ठीक है। यहाँ पे स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट लेटर को चेक करना है, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्सिंग ही करनी पड़ेगी हमें, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास देखिए एक मेथड होता है एक मेथड होता है जो कि इम्पोर्टेंट मेथड है, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से हम इतने बड़े कोड को स्मॉल कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? पहले मैंने लूप तो लिख लिया, अब मैं क्या करूँगा, इफ़ लिखूँगा सबसे पहले, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा फ्रूट डॉट करके लिखूँगा क्या, स्टार्ट्स विथ, ये एक फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होता है? फंक्शन होता है ये, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ मेथड है, सॉरी, ये मेथड है, ठीक है। डॉट स्टार्ट्स करके ये क्या है, एक मेथड है हमारे पास जो क्या करेगा, हमें ये आइडेंटिफाई करने में मतलब कंडीशन को चेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, स्टार्ट्स विथ, अंदर क्या लिख देंगे हम, आ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन बात वो यही यहाँ पर ये आ जाएगी कि ये चीज़ जो है ना मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी। स्टार्ट्स विथ ए, विथ अंदर मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया जी। नहीं, ये एक एक करके इनपुट लेता है, या तो ए लिखें इसमें, अगली मरतबा आपको ई लिखना पड़ेगा, फिर आपको ओ लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ऊपर वाली चीज़ को लिखने का दूसरा तरीका ही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर आपको ये बारी बारी कंडीशन दोबारा से यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, और ठीक है, ये चीज़ दोबारा कॉपी करेंगे आप। ये जो हमारे पास की लिस्ट है, इसी पर हम डायरेक्ट ना लगा दें, क्या लगाएंगे? नहीं, डॉट लोअर जो है आपका लिस्ट पे काम नहीं करता शायद, देख लेते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है, अभी पता चल जाएगा। तो रिकमेंड भी तो नहीं करता ये, कुछ नहीं आ रहा, देखें आप, अगर काउंट लिखूंगा तो काउंट का दे देगा ये, ठीक है। डॉट लोअर जो है हमारा वो स्ट्रिंग्स पे काम करता है, देखें ना, नहीं दे रहा ये एरर दे देगा, सही है। अच्छा खैर, तो देखिए एक चीज़ ये भी हो सकती है हम डॉट स्टार्ट्स की मदद से कर लें, ठीक है, लेकिन बात क्या है कि वही लेंथी तरीका हो जाएगा। तो भाई फिर इसका आसान हल क्या है, इसका आसान सा हल ये है कि हम क्या करें, हम जो है ना ये चीज़ ऐसे एक स्टूडेंट ने करी थी, और बहुत अच्छी बात है कि उनको अगर ख़ुद से किया है माइंड लगा के तो अच्छी बात है, ठीक है, वो समझ गया हूँ मैं जिसकी ये बात कर रहा हूँ। खैर, अच्छा भाई, जो फ्रूट आ रहा है ना, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इंडेक्सिंग की मदद से सबसे पहला लेटर निकाल लेंगे, ठीक है। और उस पहले लेटर को हम क्या कर सकते हैं, अब ना एक स्ट्रिंग बनाएंगे हम यहाँ पे, उसमें तमाम वॉवेल्स को लिख देंगे, ठीक है। देखें, असल में होता है इस तरीके से कि शायद मैंने आपको जब वो डिक्शनरी वाला क्वेश्चन बता रहा था ना, डिक्शनरी को डेटाबेस बना के जो हमने बनाना सीखा था, एक क्वेश्चन किया था काफ़ी लेंथी सा था वाइल लूप के अंदर, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कंडीशन किस तरह चेक करते हैं। एक होता है इन करके, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, हमने कहा था कि भाई अगर मेरे पास जो डे मैं लिख रहा हूँ की के तौर पे, अगर ऑलरेडी वो डिक्शनरी में मौजूद है तो दोबारा क्या करे, वो उसको ऐड ना करे, मतलब की बना के दोबारा उसके अंदर ऐड नहीं करे डिक्शनरी के अंदर। अगर वो डे डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता, मौजूद नहीं है डिक्शनरी में, तो ही मेरा डे डिक्शनरी में जाकर क्या हो, ऐड हो। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या करे, उसकी हमने लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट के अंदर जाके एक्टिविटी को ऐड करवा दें, ठीक है। तो हमने वहाँ पे इनका यूज़ किया था, अभी मैं दिखा था लेकिन कोड पत्नी यहाँ से डिलीट हो गया मेरे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने फर्स्ट लेटर को निकाला और हम क्या बोलेंगे, इन करके यहाँ पे ना स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे सारे वो अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे हम अपने वॉवेल्स वाले। तो ए ई आई ओ यू, ठीक है, सारे लिख दिया मैंने। और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स वाले भी लिख दूंगा, ए ई आई ओ यू, इस तरह भी मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब होगा क्या कि जब मेरे पास फ्रूट का फर्स्ट लेटर निकलेगा ना, अब भले ही वो छोटा हो, छोटा वॉवेल हो, स्मॉल लेटर के अंदर वॉवेल हो या कैपिटल लेटर के अंदर वॉवेल हो, क्या होगा,
वो चेक करेगा कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है क्या वो इन में से किसी एक मतलब इसमें लाई करता नहीं करता। इन का मतलब ये जो मैंने आगे वाली चीज़ लिखी है, वो जो मेरा लेटर है वो इसमें मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जैसे एप्पल उठ कर आ रहा है, एप्पल का मैंने अभी ए कैपिटल किया हुआ है, ठीक है, तो जो कैपिटल ए यहाँ पर आ रहा है फ्रूट वाले पार्ट में, वो इस वॉवल इसमें AEIOU में एग्जिस्ट करता है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगर स्मॉल लेटर भी होगा ए का, तो जब भी वो क्या हो जाएगा, इसमें एग्जिस्ट करता है, वो जब भी ट्रू हो जाएगा। समझ आ रही है बात किस तरीके से हो रहा है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था करने का। बाकी हम क्या करेंगे, हमें काम तो सेम ही करवाना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और दूसरा ये था ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। सही है भाई। तो बस इतनी सी चीज़ से हमारा क्या हुआ, इतनी सी चीज़ से हमारा जो हमने इतना बड़ा ऊपर कोड लिखा था इफ़ वाले बात, इफ़ की बात, वो सारा इससे हैंडल हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें वही हमारे पास क्या हुआ, अब आ गया। देखें एप्पल के साथ कैपिटल ए है लेकिन एन फिर भी लगकर आ रहा है, सही है। तो ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप क्लियर है सबको? हाँ भाई, सुफियान अब्दुल रहमान, तुम लोगों की स्क्रीन कनेक्ट नहीं हुई क्या? इनकी मदद से हाँ, इनकी मदद से। इन क्या करेगा, चेक करेगा कि आपका जो ये वाली चीज़ है फ्रूट ज़ीरो, मतलब उसका फर्स्ट लेटर वो इस स्ट्रिंग में है, अगर है तो वो ट्रू कर देगा ऑटोमेटिकली। अब जब ट्रू हुआ तो आपका पीछे वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। इतनी सी चीज़ से हमारा ये काम हो गया। जी सर बोलें। इनकी जगह डबल इज इक्वल टू नहीं लगा? नहीं, डबल इक्वल टू मतलब क्या होगा कि आपका जो फर्स्ट लेटर है ना वो ए आ रहा है, अब आप उस ए को कंपेयर कर रहे हैं इस पूरे स्ट्रिंग से। मतलब आप बोल रहे हैं क्या मेरा ए बराबर है किसके, AEIOU स्मॉल लेटर वाले और कैपिटल AEIOU वालों के, ठीक है। तो वो एरर दे देगा, मतलब एरर नहीं देगा, सॉरी फॉल्स कर देगा वो कंडीशन को। समझ आ रही है? तो हमें इन करके ही यूज़ करना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मैं चलूँ फाइल हैंडलिंग पर फिर, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ तो आएगा, मतलब प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद है इस चीज़ की। हाँ भाई अनीक, कहाँ तक पहुँची आपकी रेलगाड़ी? लिस्ट में अभी तक क्वेश्चन हो रहे हैं सॉल्व, साथ भाई छोड़ेंगे नहीं आपको। सर आपने जो क्वेश्चन सेंड करे उसमें की बात डबल स्टेरिस वाले क्वेश्चन को उसमें नहीं है, फंक्शंस की बात कर रहे हैं आप जी? आपने जो फंक्शन का बताया ये डॉक्यूमेंट्स में बोल रहे हैं आप? जी नहीं। अच्छा मैं इसको देख लूँगा, आप मुझे अच्छा आपने याद दिला दिया, मैं इसको देख लूँगा ना। अगर भूलना ना एक मैसेज कर दिएगा, वैसे मुझे याद आएगा शायद मैं खुद देख लूँगा जाके अभी, ठीक है। अच्छा भाई अभी हम चलते हैं फाइल हैंडलिंग पे, ठीक है। न्यू टॉपिक है और ये हमारा समझ लें फाइल हैंडलिंग जो है हम 3 फाइल्स पढ़ेंगे। एक TXT फाइल है जिसको हम नोटपैड हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं ना, नोटपैड की फाइल। यूजुअली हम वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड आती है एप्लीकेशन उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, नोटपैड का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम नोटपैड वाली फाइल हैंडलिंग देखने जा रहे हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, वो एक फ़ाइल होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे। और थर्ड फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल, ठीक है, जेसन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जेसन फाइल्स हर लैंग्वेज में सपोर्टेड है, ठीक है। तो भले ही हम इंटरनेट से कोई डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, JS पढ़ रहे हैं, कि कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जेसन क्या है, हर लैंग्वेज के अंदर सपोर्टेड है। हर लैंग्वेज क्या करती है, उस जेसन फाइल को सपोर्ट करती है। तो हम उसको थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सुफियान आगे आगे बैठो, आगे आ जाओ, शाबाश। मुसलसल मोबाइल चला रहे हो। कौन कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है? कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं? फिर क्या हो रहा है फिर?
अच्छा भाई, स्क्रीन आपके पास कनेक्टेड है? आप लोगों के पास स्क्रीन, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को यहाँ पे दिखाना होगा कि फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट होती है नहीं होती, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करता हूँ। अच्छा भाई, टेक्स्ट फाइल्स जो होती है ना आपकी, यूजुअली हम कब यूज़ कर रहे होते हैं, वही यहाँ पे स्क्रैपिंग वाली चीज़ आती है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल वेबसाइट से कोई डेटा उठाना है, ठीक है? जैसे होता क्या है कि सपोज़ करें कोई वेबसाइट है, उसमें आपके पास मूवीज़ की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, या फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है? वहाँ पे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, ठीक है? ब्लॉगिंग वेबसाइट है, बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, ठीक है? आपने उनको फेच करना है, ठीक है? मतलब उसका सारे ब्लॉग्स को आपने क्या करना है, अपने पास लेकर आना है, ठीक है? अब अगर मैनुअली करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें? फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझें कि भाई ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है ना, उसमें ए से जी तक नीचे ना फुटर में आपको ABCD मिल रही है, ए से जी तक, ठीक है? अब अगर आप ए पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब वो जो ए लेटर से स्टार्ट होने वाले ब्लॉग्स हैं ना, वो तकरीबन 1000 के करीब हैं। थोड़ा सा समझ आ रहा है मैं सिनेरियो क्या बता रहा हूँ? एक आप वेबसाइट पे गए फॉर एग्जांपल, उसके फुटर में ए से जी तक के ABCD आ रही है, ठीक है? अब आपने ए पे क्लिक किया, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ क्या करूँ, वो वाले ब्लॉग्स को एक्सेस कर लूँ जो ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उनकी हेडिंग या उनका टाइटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। अब आपने जब ए पे क्लिक किया तो आपको तो चला कि भाई उसके नीचे 1000 पेजेस आ रहे हैं फुटर में, ठीक है? अब क्या हम बारी बारी जाके उसको कॉपी करके पेस्ट करके अपने पास लेकर आएंगे? बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? तो एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है रिक्वेस्ट की, ठीक है? उसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, इसको ईजिली स्क्रैप कर सकते हैं, ठीक है? अब समझाने की बात ये, जब आप वहाँ से डेटा उठा रहे होंगे ना, तो डेटा उठाते हुए हम क्या कर सकते हैं, जब डेटा उठा रहे होंगे, टेक्स्ट डेटा उठा रहे होंगे, वो डेटा हम फाइल में स्टोर करवा सकते हैं अपने पास, ठीक है? पहली मूवी या पहला जो ब्लॉग है, उसका सारा हमने डेटा उठाया, सारा कंटेंट उठाया, उसको उठा के हमने फाइल नंबर 1 में डाल दिया, ठीक है? अब दूसरी हमने स्क्रिप्ट उठाई, जो दूसरा ब्लॉग उठाया, उसका डेटा उठा के हमने क्या किया, पूरा, ठीक है? हो सकता है कि वो तकरीबन 5 या 6 पेजेस या 10 पेजेस का वो डेटा हो, ठीक है? मतलब बहुत लेंथी सा ब्लॉग है कोई, या कोई बहुत लेंथी सी मूवी स्क्रिप्ट है, ठीक है? तो आपने वो सारा डेटा उठा के किसमें किया, सेकंड फाइल में डाल दिया, स्टोर करवा दिया। बात समझ आ रही थोड़ी सी? तो यूजुअली क्या होता है कि हम इस पर्पज़ के लिए क्या कर रहे होते हैं, TXT फाइल का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? और भी इसके यूजेस होते हैं, ठीक है? सर ये वो ऐसे तो नहीं होते जैसे PDF वगैरह जो होते हैं, कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके जो PDF बने होते हैं, वो भी इसी तरीके से होता है? PDF थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, मतलब किस तरीके से? जैसे कि मिसाल के तौर पर HR का पूरा टॉपिक पढ़ा है, हाँ, तो ये अगर किसी वेबसाइट में पढ़ा हो तो उसको भी इसी तरीके से हाँ देखें, अगर PDF है ना, PDF की बात नहीं कर रहा, अगर वो वेबसाइट पे डेटा मौजूद है, जैसे विकीपीडिया आपने देखा होगा, ठीक है? या कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, या कोई भी चीज़ हो गई कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट हो गई, उसमें कंटेंट लाजमी होता है उसकी SEO के लिए, उसको रैंक करवाने के लिए उसमें कीवर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप वो पूरा कंटेंट उठा के अपने पास लेकर आना चाह रहे हैं ना, तो उस कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उस कंटेंट को लाके हम क्या कर सकते हैं, फाइल में सेव करवा सकते हैं। क्या चीज़? स्क्रैपिंग कर लो इस चीज़ में, स्क्रैपिंग हमारा पार्ट नहीं है ना, मसला ये। आइडिया दे दूंगा मैं, लेकिन जो है ना वो बच्चे जो है ना बोर हो जाएंगे, उसमें सबके सर पे से जारी होगी। मैंने ये काम किया था, मैंने तकरीबन कोई ऐसी प्रैक्टिस के लिए मूवी स्क्रिप्ट की वेबसाइट थी, तो उसमें मैंने तकरीबन कितना 10,000 वेबसाइट का डेटा उठाया था, और सॉरी 10,000 पेजेस का डेटा उठाया था, ए से लेके काफ़ी सारे, मैं शायद C या D तक पहुंच गया था मैं, तो तकरीबन D या E तक, जहाँ तक भी जिस भी लेटर तक गया था ना मैं, टोटल उसके अंदर जो मैंने बताया ना सिनेरियो, तकरीबन 10,000 तकरीबन उसमें स्क्रिप्ट्स बनी थी मेरे पास। तो उस कंप्यूटर ने उसको कितनी देर में किया था, तकरीबन 3.5 घंटे में किया था उस काम को, ठीक है? तो अब जब कंप्यूटर इतनी देर में कर रहा है, अगर हम मैनुअली करने बैठे फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, हम तो वैसे ही सुस्त हैं, ठीक है? और टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो होता क्या है, जब आपने NLP परफॉर्म करनी होती है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जब करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, फिर डेटा इस तरह से उठा रहे होते हैं। APIs को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम इस तरह से डेटा उठा रहे होते हैं स्क्रैपिंग करके, ठीक है?
तो वहाँ पे आपकी स्क्रैपिंग क्या होती है, स्क्रैपिंग हो गई, और आपकी ये टेक्सटाइल की नॉलेज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, खैर चले भाई यहाँ देखें, बातें नहीं करें। टेक्स्ट फाइल्स बता चुका हूँ कि टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट फाइल की जो एक्सटेंशन होती है ना, वो क्या होती है भाई, .txt। क्या होती है एक्सटेंशन, .txt। तो ऐसी फाइल जो हम .txt करके यूज़ कर रहे हैं, या .txt करके अगर आपको किसी फाइल के एंड में लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पर आएगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पाइथन में, क्या बोल रहे हैं भाई, नहीं जी, आगे बैठ के भी वही हरकत है। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई, पढ़ लो, समझ नहीं आ रहा, मुँह धोकर आओ, भाग के जाओ, इतनी दूर से आ रहे हो, पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो, जाओ मुँह धोकर आओ। टेक्स्ट फाइल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका पहले हम एक नॉर्मल तरीका देखेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा इसके एडवांस वाले उस पर जाएंगे लेवल पर। अच्छा भाई, मैं यहाँ पे पहले जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है या नहीं है, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे है, ठीक है। अच्छा भाई, जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा भाई, सबसे पहले यहाँ देखें, जब भी हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं, भले ही वो txt फाइल हो, csv फाइल हो या json फाइल हो, 3 ऑपरेशन हमें करने होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहला टास्क क्या होता है, स्टेप क्या होता है कि हम फाइल को बनाते हैं, फाइल को ओपन करते हैं या फाइल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क होता है बताता हूँ मैं ज़रा। पहले स्टेप में क्या करते हैं, फाइल को ओपन करेंगे या क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं या फाइल में कुछ राइट करते हैं, लिखते हैं उसके अंदर कुछ, ठीक है। अगर फाइल में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ तो रीड कर सकते हैं हम, और अगर हमें फाइल हमने कोई न्यू क्रिएट करी है, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को लिख सकते हैं। सेकंड स्टेप में ये होता है। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं भाई हम, जी लिखा हुआ है, फाइल को क्लोज़ करते हैं। क्या करते हैं, फाइल को क्लोज़ करते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप है सिंपल से, फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, और उसको क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है, ठीक है। अब वो करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें, फ़ाइल को ओपन करने के लिए ये जनरल स्ट्रक्चर है मेरे पास। फ़ाइल को जब मैं ओपन कर रहा हूँगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरे पास एक जनरल लाइन लिखी हुई है जो मैंने क्या करनी है, यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ना, आप इसको फ़िलहाल वक्ती तौर पे वेरिएबल बोल दें, ठीक है। जिस तरह हम वेरिएबल का नाम दिया करते थे ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। ऑल्दो के वेरिएबल है नहीं, लेकिन समझने के लिए क्या है, ये इसको वेरिएबल बोल रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिख के क्या करेंगे भाई, ओपन का यूज़ करेंगे, और ओपन के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह का ब्रैकेट बना लेंगे, जो बाहर मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है, ठीक है। इस ब्रैकेट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा भाई, सिंगल या डबल कोड का यूज़ करते हुए फाइल का नाम लिखूँगा, जो भी मुझे फाइल का नाम देना है, ठीक है। हो सकता है essay.txt लिखना चाह रहा हूँ मैं, या blog.txt लिखना चाह रहा हूँ, जो भी फाइल का मेरा नाम होगा उसको मैं लिख दूँगा, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगी भाई, .txt। एक्सटेंशन क्या होगी, .txt। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या लिखूँगा मैं, मॉड लिखूँगा। क्या लिखूँगा,
मोड लिखूँगा। अब ये मोड क्या भला है जी भाई? मोड क्या होता है? देखें, मोड का मतलब ये है यहाँ पर कि मैं फ़ाइल को ना किस मकसद से खोलना चाह रहा हूँ, फ़ाइल को किस मकसद से मैं खोलना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसके समय देखें कि भाई स्कूल के बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, सुबह गए, एक अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, ठीक है, वो सुबह टाइम पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है फॉर एग्जांपल। अब उस टाइम को उसका मकसद क्या खोलने का कि अटेंडेंस मार्क करना, ठीक है, चले भाई फर्स्ट टाइम खुला और उसमें अटेंडेंस मार्क हो गई। कुछ टाइम के बाद थोड़ी देर में प्रिंसिपल आया, क्लास टीचर आए, उन्होंने दोबारा से उस रजिस्टर को क्या किया, अच्छा सुबह सब कुछ करने के बाद उसको बंद कर दिया होगा। कुछ टाइम के बाद प्रिंसिपल आया, कोई और बंदा आया, ठीक है, उसने दोबारा से रजिस्टर को ओपन किया। अब उसका मकसद क्या है, वो चेक करना चाह रहा है कि भाई कितने बच्चे एब्सेंट हैं, मतलब रीड करने के लिए उसको ओपन करना चाह रहा है, ठीक है। तो मोड का यहाँ पे पर्पज़ क्या है, मोड जो मैं बोल रहा हूँ ना, मोड का मतलब क्या है, हम बताएंगे इसको कंपाइलर को कि भाई मैं फ़ाइल ओपन करना चाह रहा हूँ किस मकसद के लिए, कि उसमें कुछ मुझे लिखवाना है या उससे कुछ डेटा को रीड करना है। बात समझ आ रही है? फ़ाइल में कुछ लिखना है या फ़ाइल में क्या करना है, डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे मोड्स होते हैं। सिंपल रखने के लिए मैं इसको अभी आपको 3 मोड्स बताऊँगा, W मोड है, R मोड है और अपेंड मोड है, ठीक है। W फॉर राइट मोड है, R फॉर रीड मोड है और A फॉर अपेंड मोड है। तीनों में क्या फ़र्क है अभी समझ आ जाएगा। पहले मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले फ़ाइल को जब भी हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, भले TXT हो, JSON हो, CSV हो, तीनों के अंदर 3 जनरल स्टेप्स हैं। फाइल को ओपन करें या क्रिएट करें, रीड करें सेकंड स्टेप पे या राइट करें, और थर्ड स्टेप पे क्या कर दें, उसको क्लोज कर दें, बंद कर दें, ठीक है। ये जनरल स्टेप है तीनों के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई जब फाइल को ओपन करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, ये वाली एक मैंने जनरल लाइन लिखी है यहाँ पे, हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। फाइल ऑब्जेक्ट जो मैंने लिखा हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट को हम कुछ भी बोल सकते हैं, अभी हम देखेंगे क्या बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट लाइक वेरिएबल है। इक्वल्स टू के क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू डालने के बाद ओपन लिखेंगे। ओपन लिखने के बाद भाई जो फाइल में क्रिएट करने जा रहा हूँ उसका नाम लिखूँगा मैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, hp.txt, salani.txt, कुछ भी हम उसका नाम दे सकते हैं, वो मैंने नाम यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और फिर मोड जो है मैंने क्या करना है, मोड बताना है। मोड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, मैंने नीचे बता दिए 3 मोड्स हैं, W, R और A। तीनों में से किसी भी एक मोड का हम यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन द पर्पज़, कि मेरा मकसद क्या है उसको फाइल को ओपन करने का। सब यहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक क्लियर है? बहुत बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करी है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से कोड करेंगे। तो भाई मैं काम ये करने लगा हूँ, अभी मैं सिंपल से कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं जो है, जो मेरा हैंडलर था जिसको मैंने क्या कहा था, ये देखें, फाइल ऑब्जेक्ट जिसको मैंने कहा था, फाइल ऑब्जेक्ट, इसका मैं नाम दे देता हूँ फिलहाल फाइल, ठीक है। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, फाइल, या आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, फाइल 1, ठीक है, फाइल 2 या कुछ भी, ठीक है, XYZ यूनिवर्सिटी का नाम कुछ भी करके दे सकते हैं। अच्छा, फिर मैं क्या लिखूँगा भाई, फाइल इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, ओपन लिखूँगा, ठीक है, ओपन लिखा। अच्छा, ओपन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, फाइल का नाम दूँगा, ठीक है। फाइल का नाम लेट सपोज मैं बोलता हूँ क्या भाई, क्या नाम दूँ फाइल को जी, अरे कुछ तो बता दें, चले मैं खुद ही लिख लेता हूँ, students.txt, स्टूडेंट के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना दी है, ठीक है, students.txt। अच्छा, तो देखिए ये फाइल name.txt वाला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दी ना भाई। अब क्या लिखूँगा मैं, मोड लिखूँगा, ठीक है। तो मोड में मैंने बताया 3 चीज़ें हो सकती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी सिंपल रखने के लिए इसको 3 चीज़ें समझें, W, R या A, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कौन सा मोड लिखता हूँ भाई, R मोड लिखता हूँ, रीड मोड, ठीक है, रीड मोड मतलब मैं फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ किस मकसद के लिए, रीड पर्पज़ के लिए, पढ़ने के मकसद के लिए, ठीक है, कि मैं उसमें से डेटा निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये लाइन क्लियर है सबको? अच्छा, ये हो गया। सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं फाइल को ओपन किस वजह से कर रहा हूँ, रीड पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ ना, अभी मोड मेरा क्या है, R है। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड लाइन में जो मैंने फाइल, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ना, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल, इसको मैं लिखूँगा, और मैं इसको लिखने के बाद क्या करूँगा, देखिए ये बहुत सारे मेरे पास क्या आ रहे हैं, ये मेथड्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, ये बहुत सारे मेथड्स मेरे पास नीचे जाएंगे। मैं इनमें से रीड का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फाइल को भाई किस पर्पज़ से ओपन कर रहा हूँ, रीड, तो इसलिए मैं यहाँ पे रीड का यूज़ करूँगा, ब्रैकेट्स बनाऊँगा,
जब भी हम मेथड्स लिखते हैं तो हमें ब्रैकेट बनाना लाजमी होता है, ठीक है, तो ब्रैकेट्स बना लिए। अच्छा, अब होगा क्या कि जब मैं डॉट रीड लिखूँगा ना तो होगा क्या, ये फाइल में जाएगा। कौन सी फाइल में जाएगा? students.txt की फाइल में जाएगा, उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको उठा के ले आएगा। डॉट रीड का मतलब क्या है? सब कुछ, भले ही 1000 लाइन्स हो, 2 लाइन्स हो, 10 लाइन्स हो, पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट उठाकर ले आएगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब जब ये कंटेंट लेकर आ रहा है तो हमने देखा था कि भाई हम इस कंटेंट को क्या करेंगे, लाजमी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर हमें उसको यूज़ करना हो बाद में। जाने कहाँ? अच्छा, ठीक है। तो अगर मुझे इस कंटेंट को रीड करना है, ठीक है, बाद में भी अगर मुझे इसके साथ कोई काम करना है तो बेहतर ये कि मैं इसको क्या करूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बना के, इसमें इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, कंटेंट के अलावा कुछ भी आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो सेकंड स्टेप हो गया मेरा, पहले फाइल को ओपन किया, सेकंड स्टेप में क्या किया, फाइल को मैंने रीड कर लिया, ठीक है, और थर्ड में क्या करना है भाई, क्लोज़ करना है। क्या करना है? क्लोज़ करना है। तो किसको क्लोज़ करूँगा मैं? फाइल डॉट क्लोज़ करके लिखूँगा, ठीक है। चूँकि भाई देखें, मैंने ऊपर किसको, जो मैंने ऊपर बनाया था उसको ऊपर नाम क्या दिया था? फाइल दिया था ना। जब मैंने फाइल ओपन करी थी मैंने कहा था भाई इस फाइल को जो ओपन कर रहा हूँ ना इसको तुम फाइल के नाम से सेव कर लो फिलहाल, ठीक है। तो मैं उसी को क्लोज़ करूँगा ना भाई, तो इसलिए फाइल डॉट क्लोज़ लिखना पड़ेगा मुझे। सही है नहीं? यहाँ तक क्या बताया मैंने? और क्लोज़ करना है, फोकस यहाँ रखें। सही है भाई? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब सवाल ये क्या है, कोड चलेगा? जी भाई। हाँ भाई अब्दुल रहमान, क्यों आएगा एरर? फोल्डर तो हम बना भी नहीं रहे, हम तो फाइल के साथ वो कर रहे हैं डील। एग्जैक्टली, आपका बात सही है कि एरर आएगा, लेकिन आंसर क्या है कि भाई स्टूडेंट की फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए मैंने यहाँ पे जो दो चीज़ें लिखी थी ना, ओपन या क्रिएट फाइल, या तो हम फाइल को ओपन करेंगे या तो क्रिएट करेंगे। अब मुझे बताएं, अगर कुछ चीज़ मौजूद है तो मैं उसको ओपन करूँगा ना भाई। ये देखें मेरे लेफ्ट साइड पे जो सैम्पल डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ जो मैंने student.txt करके लिखा था फाइल का नाम यहाँ पे दिख रहा है मुझे? नहीं है, तो फाइल ही मौजूद नहीं है। जब मौजूद नहीं है तो क्या मैं उसको मैं फाइल को ओपन करूँगा या क्रिएट करना चाहिए मुझे? क्रिएट। फर्स्ट टाइम में मुझे क्रिएट करना चाहिए, फिर मैं पहले बनाऊँगा जब भी तो फिर उसमें डेटा डालूँगा और फिर डेटा को बाद में रीड कर सकूँगा। ये समझ आ रही है सबको? तो मैं लेकिन फिर भी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एरर दिखाने के लिए, ठीक है। इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने पे क्या बोल रहा है भाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी क्या students.txt एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, फाइल या डायरेक्टरी मौजूद ही नहीं है student.txt के नाम से। सही है? बात समझ आ रही है? तो भाई जब तक फाइल बनी हुई नहीं है मेरे पास, मैं उसको ओपन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या करना होता है हमें, अगर हमारे पास फाइल मौजूद नहीं है तो भाई हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, फाइल को क्रिएट करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि फ़ाइल को जब मुझे क्रिएट करना है तो किस तरह क्रिएट करूँगा मैं? रीड आर वाला जो मोड है वो तो किस लिए यूज़ हो रहा है, रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। सर आप मुझे ये बताओ, संडे वाले दिन 8 से 10 की टाइम तक के लिए फिजिकल आ सकते हो ना? ना भी इसी संडे से, ठीक है ना, इसी संडे का परसों जो आ रहा है मैसेज भी आ जाएगा, बाकी परसों से आपको 8 से 10 आ जाएगा, ठीक है। सही है। तो अब फर्स्ट टाइम चूँकि मैं फाइल को क्रिएट ओपन करने लगा हूँ ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ओपन नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए मैं कौन सा मोड यूज़ करूँगा, W वाला, W मोड यूज़ करूँगा, राइट वाला मोड यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को पूरे को कॉपी करता हूँ, सबसे पहले नीचे आता हूँ और मैं यहाँ से R को किस में चेंज कर देता हूँ, W मोड में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा एक चीज़ बताइएगा, मोड है ना, मोड मतलब मैंने बताया था, मोड मतलब मकसद, ठीक है, पर्पज़। तो अब मेरा फाइल को ओपन करने का या क्रिएट करने का पर्पज़ क्या है, राइट, ठीक है, राइट करना। तो मुझे बताएं क्या मैं यहाँ पे रीड यूज़ करना चाहिए मुझे?
क्योंकि अभी तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसको बिल्कुल स्क्रैच से, अभी तो उसमें कुछ मौजूद ही नहीं है, तो रीड करने का कोई फ़ायदा है भी नहीं, ठीक है, और ये रीड करेगा भी नहीं, ठीक है। मकसद मैंने बता दिया ना, रीड राइट है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको फाइल डॉट रीड लिखूँगा ना, यहाँ पे ये एरर दे देगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, एरर दे देगा, ठीक है। देखें क्या बोल रहा है, नॉट रीडेबल, और ये नॉट रीडेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने मोड क्या दिया इसको भाई, डब्लू मतलब राइट वाला मोड दिया कि मैं अभी लिखना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद अभी रीड करना नहीं है, मेरा क्या है मकसद फाइल में कुछ लिखना है, ठीक है। तो रीड की वजह से एरर आ रहा है, और ये आपको देखें पॉइंटर करके, ये पॉइंट करके बता भी रहा है। अच्छा भाई, तो मैं क्या करूँगा, इस रीड को हटा के यहाँ पे मैं इसका लिख दूँगा राइट, ठीक है। मैं डॉट लगाऊँगा तो मुझे बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे राइट वाला लिख लूँगा और ब्रैकेट्स बनाऊँगा। अच्छा, अब ब्रैकेट्स बनाने के बाद जो भी मुझे फाइल में लिखना है ना, वो इन ब्रैकेट्स में लिखूँगा मैं। ब्रैकेट्स बनाने के बाद जो भी चीज़ मुझे फाइल में लिखनी है, मैं क्या करूँगा, इन ब्रैकेट्स में लिखूँगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ, क्या लिखूँ, वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टुडे, ठीक है। मैंने एक मैसेज लिख दिया, सही है। अच्छा, मैसेज लिखने के बाद अब अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब मैं मैसेज लिख रहा हूँ ना, तो वैसे तो मेरी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो मैं मैसेज लिख रहा हूँ उसको कहीं स्टोर भी करूँ, ठीक है। रीड करते वक्त हो सकता है कि मैं उस डेटा को निकाल के किसी वेरिएबल में डाल दूँ, लेकिन लिखते हुए क्योंकि मुझे पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, तो उसको वेरिएबल में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से पीछे से ये वाली चीज़ हटा भी देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने लिखी थी इसको मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, फाइल डॉट राइट, ठीक है। क्या हुआ, मैंने इसको बोला कंपाइलर को, भाई तुम क्या करो, ओपन करो इस फाइल को, ठीक है, क्या करो, इस फाइल को ओपन करो। भाई ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ मैं। उवैस, ऐसा नहीं, यहाँ देखें, मैंने पाइथन को कहा कि भाई ओपन करो, किसको ओपन करो, इस नाम की फ़ाइल को ओपन करो, ठीक है, किस मोड में, राइट मोड में, ठीक है। अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन का कंपाइलर क्या करेगा, ये जाएगा सबसे पहले जिस फोल्डर में हम खड़े हुए हैं ना, उस फोल्डर में तलाश करेगा कि कोई इस नाम से फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको खोल देगा ये, ठीक है, उसी फाइल को ओपन कर देगा ये। लेकिन अगर इसको कोई फाइल नहीं मिलेगी तो क्या करेगा ये क्रिएट भी कर देगा, मतलब ये दोनों काम करेगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ओवैस उठो, क्या मसला है, आगे बैठ जाओ। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा, उसको भाई ओपन कर देगा, ठीक है। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, ठीक है, बिल्कुल नई फाइल बना देगा, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा भाई क्या करो, जो तुम फाइल बना रहे हो ना इस नाम से, student.txt के नाम से, उसको फ़िलहाल क्या नाम दे दो, फाइल। मतलब मैं उसको किस तरह से कॉल करूँगा, उसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, फाइल करके यूज़ करूँगा, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, उसी फाइल को, उसी मतलब जो मैंने फ़ाइल ओपन करी है अभी, उस फाइल में जाओ, राइट करो किसको, इस वाले मैसेज को उसमें लिख दो ले जाकर, ठीक है। और फिर क्या करो, उस फाइल को क्लोज भी कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, और यहाँ देखिएगा ये जो लेफ़्ट साइड है, अच्छा ये बना भी दी इसने, सही है। ये पता बनाई क्यों है, क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले W वाला मोड बनाकर यहाँ नीचे रीड चलाया था, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देख लें, अभी फाइल नहीं है मेरे पास लेफ्ट पे कोई भी, मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखें मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है। पहले उसने जाके ढूंढा तो उसको फाइल नहीं मिली, तो उसने नई वाली फ़ाइल क्रिएट कर दी हमारे उस नेम से, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करूँगा तो देखें मेरे पास वो मैसेज इसके अंदर लिखा हुआ आ गया जो मैंने लिखवाया था, वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टुडे। जी सर, अर्ज करें। सर हम इसको खुद ही तो कर सकते हैं, कोड लिखने की क्या जरूरत है? सॉरी, कोड लिखने की क्या जरूरत है? किसको, हम इसको खुद भी तो कर सकते हैं, कर लें, क्लिक करके क्रिएट करके खुद भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। भाई जब वही वाली बात है, अभी मैंने बताया, जब आप NLP परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करनी है, मतलब आपने क्या करना है, टेक्स्ट के साथ एम्बेडिंग वाला के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हम देखेंगे आगे जाकर कि आपने जैसे ChatGPT है ना, आपकी वो भाषा समझता ही नहीं समझता, आपकी लैंग्वेज समझता है,
तो क्या वो इंसान है क्या? वो आपकी हर किस्म की लैंग्वेज समझ रहा है, वो हर लैंग्वेज उसको पता है। असल में पीछे आप जो वर्ड्स देते हैं ना, इसका वर्ड बैंक बना हुआ होता है, और हर वर्ड मतलब एक समझ लें कि डेटाबेस होती है जिसके अंदर हर वर्ड किसी भी पर्टिकुलर, जैसे उर्दू लैंग्वेज है ना, उर्दू के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स उस डेटाबेस में मौजूद हैं, और उन वर्ड्स को एक नंबर मिला हुआ है। जैसे आईडी होती है ना हमारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर एक यूनिक आईडी होती है, उन वर्ड्स को भी एक वो नंबर मिला हुआ है। तो पाइथन इंग्लिश नहीं समझ, जो NLP है, जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारे LLMs हैं, वो इंग्लिश नहीं, वो हमारी जो लैंग्वेज है वो नहीं समझते। असल में जो कंप्यूटर वर्क करते हैं ना, वो कौन सी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं? बाइनरी 0-1 पे, बस वो ये वाली लैंग्वेज समझते हैं 0-1 की। सही है। तो अगर वो 0-1 समझते हो, मैं अगर चैट GPT को या गूगल को कोई कमांड दे रहा हूँ, तो किस तरह मुझे आंसर कर रही है मेरे क्वेश्चन को? भाई बात यही है ना, मैं उसको इंग्लिश लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं उससे उर्दू में पूछ रहा हूँ GPT से, या किसी भी लैंग्वेज में पूछ रहा हूँ, अगर उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आती तो वो आंसर कैसे कर रही है? ठीक है, मैं जैसे अरबी बोलना स्टार्ट कर दूँ अभी, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कैसे आंसर करेंगे? लैंग्वेज समझ आनी चाहिए ना पहले तो देखिए वो जो असल में लैंग्वेज है ना, जो हम उसको इनपुट में दे रहे हैं, ये कन्वर्ट होती है बैकएंड पे जाके 0-1 की फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर GPT क्या करता है, जो जिन मॉडल्स पर ट्रेन हुआ है वो जाके उसका आंसर तलाश करके हमें ला कर देता है, ठीक है। तो मतलब जब आप NLP परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो आपको इस तरह का टेक्स्ट चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, मैनुअली बैठ के काम नहीं करवाते, ये खुद क्रिएट नहीं करते फाइल्स, हम क्या करते हैं, कोड करते हैं, और कोड करके फिर हम अपने आराम से बैठते हैं, कंप्यूटर हमारा काम कर रहा होता है। अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी, अगर मैं आपको बोल देता कि भाई क्या करो, आपको बोल देता कि भाई आप बैठो और मुझे A से Z तक की जो वेबसाइट से पड़ी हुई ना स्क्रिप्ट, वो ला के दो, वो आप मुझे कंप्यूटर में सेव करके दो, आप कर सकते थे? जो मेरे अभी आपने बात सुनी, मैंने क्या बताई थी थोड़ी देर पहले, सुनी ही होगी आपने, क्या कहा था? पता ही नहीं है, कर छोड़ो। हाँ, वो बात मैं वो ये वाली बात मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने बात की थी। URL वाला जो है ना, वो जेसन होता है वो जेसन करके हम उसमें यूज़ करते हैं। अच्छा भाई खैर, तो बिल्कुल बात सही है भाई कि हम इसको मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे टास्क बड़े होते हैं ना, और हमें कोई काम बार बार करना होता है, ठीक है, इतना बार बार करना होता है कि आप खुद करने बैठेंगे ना तो आपको लंबा टाइम लगने वाला है। तो फिर प्रीफर क्या होता है कि भाई हम क्या करें, स्क्रिप्ट लिख लें कोई, ठीक है, और क्या करें, पाइथन जाकर, पाइथन है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमारा वो काम करके ला कर दे दे, ठीक है। तो हमें बस एक मरतबा लिखने की वो हसल होती है, मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन एक मरतबा लिखने के बाद फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हमारी मशीन वो काम करके दे रही होती है। सही है। तो जी बोलें। कोड तो आपको एक मरतबा लिखना पड़ेगा, जो भी आपका मकसद है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे आपने विकीपीडिया से कोई डेटा उठाना है या कुछ भी आपने काम करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मरतबा आपने कोड लिखा, ठीक है, अब आपको जब भी डेटा चाहिए आप क्या करेंगे, बस आर्टिकल का नाम चेंज करेंगे, उसको रन करेंगे, वो जाएगा विकीपीडिया से डेटा उठाएगा, उसकी फ़ाइल बना के सेव कर देगा, ख़त्म, ठीक है, सेकंड्स में काम कर देगा। सही है। अगर आप यही खुद काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, आप जाएंगे विकीपीडिया ओपन करेंगे, पहले ब्राउज़र ओपन करेंगे, विकीपीडिया ओपन करेंगे, सही है, फिर आर्टिकल का नाम लिखेंगे, फिर वहाँ से कॉपी करेंगे, फिर फाइल बना के लेकर आएंगे, ठीक है। ये एक मरतबा तो आपने कर लिया जी। यार बात ये है कि वो जो है ना एक अलग पार्ट है, स्ट्रैपिंग वाला पार्ट कहलाता है वो, तो वो मैं कर भी दूंगा ना, तो मतलब क्लास का एक टाइम वेस्ट होगा। अगर आप लोग वैसे बोलेंगे ना, मैं आपको स्क्रिप्ट सेंड कर दूंगा कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी, आप क्या हो सकता है फिर इसको रन करिएगा अपने कंप्यूटर में, सिर्फ रन कर लिएगा। हम लोग .ipynb की फ़ाइल बनाते थे ना अभी पीछे, जब हम जुपिटर पे उस VS कोड पे काम कर रहे थे, तो आप बस उस स्क्रिप्ट को जाके रन करिएगा, वो क्या करेगा, आप लोग देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली जाएगा आपके एक फ़ोल्डर के अंदर, वो सारी बारी बारी फाइल्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आप उसको 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ दें, आप देखिएगा आपकी जितने भी मतलब उसको स्क्रिप्ट्स है ना, वो सारी की सारी फाइल्स आपको लाके फ़ोल्डर में लाके आपको क्रिएट करके दे देगा। और हर मूवी की स्क्रिप्ट है ना, वो एक अलग फाइल में आ रही होगी, मैं आपको वो कोड सेंड कर दूँगा, आप लोग बस उसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके से जा रहा है, एटलीस्ट वहाँ से डेटा को फैच करके ला रहा है, ठीक है, और फिर लाके वो किस में सेव करवा रहा है, फाइल में आपको सेव करवा के दे देगा, ठीक है। बस एक मुझे मैसेज में रिमाइंड करवा दिएगा, मैं आपको ना वो सेंड कर दूँगा, बस उसको एग्जीक्यूट कर लिएगा आप लोग, ठीक है। और फिर 4-5 घंटे चलने दें उसको, जितनी देर आपने चलाना है,
फिर क्या होगा, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन सही रहता है तो आप देखेंगे आपको 8,000 10,000 के करीब फाइल्स आपको अपने उसमें फ़ोल्डर में मिल जाएंगी, ठीक है। 4-5 GB का जो डेटा बनता है वो आपको उस टाइम ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगा वो डेटा, सही है। तो वो वहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, ये वाला TXT वाला काम जो है आपको वहाँ पे ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो है ना, जैसन बाद में 3rd नंबर पढ़ेंगे जैसन हम, ठीक है। पहले TXT बता रहा हूँ, पहले बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि मैंने क्या बताया कि भाई W मोड में हम यूज़ करें, ओपन करेंगे तो हमारी फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती वो क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें जल्दी से एक काम और करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई क्या करो, मेरा एक और मैसेज जो है ना उस फाइल में ले जाकर सेव कर दो, ठीक है। मेरा एक और मैसेज जो है ना, मैंने ये वाला मैसेज तो प्रिंट करवा दिया, वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टुडे, ये मैसेज तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास इस लाइन पर आके सेव हो गया। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम एक काम करो, मेरा एक न्यू मैसेज भी ना इस फाइल में ले जाकर सेव करवा दो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ अ न्यू मैसेज, ठीक है। मैंने एक रैंडम मैसेज लिख दिया, मैं बोलता हूँ अब इस मैसेज को ले जाकर मेरी किस फाइल में, जो student.txt की फाइल है उसमें ले जाके सेव करवा दो, ठीक है। तो क्या होने वाला है, अपेंड यूज़ करेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ पे क्या मसला आने वाला है, ठीक है, ओवरराइड हो जाएगा। ओवरराइड मतलब हाँ हाँ शाबाश, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। क्या होगा, ये जो राइट मोड है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा को डिलीट करेगा, मतलब ये जो डेटा पड़ा हुआ है ना इसको हटाएगा और मेरा न्यू वाला मैसेज ले आके इस पर स्टोर कर देगा, ठीक है। मतलब मेरे जो अभी ये लाइन मिली है वी आर स्टडिंग है फाइल हैंडलिंग टुडे, ये ख़त्म करके बस मेरी दिस इज़ अ न्यू मैसेज वाली फाइल लाइन आ जाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसको बंद करता हूँ मैं, बंद करने के बाद दोबारा से इसको ओपन करता हूँ, तो देखें क्या हुआ, उसने वो लाइन को हटा दिया और ये वाली न्यू लाइन लाकर यहाँ पे स्टोर करवा दी, सही है, ये समझ आ गया। तो राइट मोड जो है वो क्या करता है भाई, ओवरराइट कर देगा, मतलब पुराने वाले डेटा को डिलीट करके न्यू वाला डेटा क्या कर देगा, हमारा ले जाके स्टोर करवा देगा। अब ये तो बड़े मसले की बात है कि भाई हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई लेंदी सी डिटेल बनाई हुई है, ठीक है, तो अब अगर मैं कोई न्यू मैसेज चलाऊँगा, कोई न्यू टेक्स्ट प्रिंट करवाऊँगा अपनी फाइल के अंदर, राइट करवाऊँगा, पुराना डेटा तो मेरा गया, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा मोड आता है भाई, अपेंड का मोड आता है। क्या यूज़ करते हैं हम, अपेंड का मोड यूज़ करते हैं, अपेंड मोड यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, डेटा को फाइल में स्टोर कर सकें। यहाँ तक सब पहुँच गए ना, बस मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम इसको और नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इसको अब W किया क्या लिखूँगा भाई, A, ठीक है, मोड बता दिया, और मैं इस न्यू को कर देता हूँ सेकंड मैसेज, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छा भाई यहाँ देखें अनीक, क्या होने वाला है, फाइल को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद क्या करेगा, अपेंड करेगा, ठीक है, और मेरा मैसेज क्या आ जाएगा, दिस इज़ द सेकंड मैसेज, ये भी मेरी फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। सवाल ये है कहाँ पर स्टोर होगा, क्या सेम लाइन पर, फर्स्ट लाइन पर ही सेव होगा या न्यू लाइन में जाकर सेव होगा, ये सेकंड लाइन पर, ठीक है। कोई है फर्स्ट लाइन वाला, अच्छा भाई देखें होता क्या है, ये ले जाएगा और उसको फर्स्ट लाइन में ही सेव कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, फिर देखते हैं क्या किस तरीके से इसने काम किया। एग्जीक्यूट किया, इसको बंद करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ, तो देखें इसने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट वाला मैसेज था दिस इज़ अ न्यू मैसेज, उसी के बाद इसने फ़ौरन से क्या किया, दिस इज़ अ सेकंड मैसेज ले जाकर स्टोर करवा दिया, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी हम अपेंड मोड यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, आपकी मतलब डेटा जहाँ तक मौजूद है ना, जैसे 10 लाइन हमने लिखी हैं, हमारा 10 लाइन पर डेटा मौजूद है, तो 10th लाइन पर ही ये फर्दर हमारा डेटा क्या कर देगा, स्टोर कर देगा फर्दर, ठीक है। मतलब जहाँ तक के डेटा मौजूद है ना, उसी के आगे से ये क्या करेगा, हमारा काम करना स्टार्ट करेगा, और उसी टेक्स्ट के आगे हमारा डेटा जो भी हम राइट करवा रहे हैं वहाँ जाके स्टोर कर देगा। समझ आ रही है ये चीज़, ठीक है। बैकएंड लॉजिक क्या है, अब ज़रा इसको समझिएगा, ठीक है।
जब तक मैंने सिर्फ ये वाला मैसेज लिखा हुआ था, ठीक है, तो क्या आ रहा था मेरे पास ये चीज़ मौजूद नहीं थी, ठीक है, मतलब सिर्फ ये बैक वाली चीज़ आ रही थी, दिस इज़ अ न्यू मैसेज, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ आ रही थी। अब जब मैंने ये वाली चीज़ लिखी ना, अपेंड वाली, अच्छा ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब मैंने अपेंड लिखा, ठीक है, अपेंड का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ना लिस्ट में क्या मतलब होता है, एट दी एंड, लिस्ट में हमने पर देखा था तो क्या करता था, वो हमारा लिस्ट के सबसे एंड में ले जाके हमारे डेटा को स्टोर करता था, ऐसी था ना भाई। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सेम है, ए मोड अपेंड मोड है, वो डेटा को क्या करेगा, एंड में ले जाके स्टोर करेगा। अब ज़रा समझिएगा, कर्सर होता है, कर्सर देखें, अगर मैं बल्कि यहीं पे देखें, ए है मेरा, ये बिलिंग कर रहा है, ये क्या है, ये कर्सर है। जब मैं अपेंड मोड यूज़ करूँगा ना तो क्या होगा, ये फाइल को पहले ओपन करेगा, कंपाइलर फाइल को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद क्या करेगा, सबसे एंड में आ जाएगा, कर्सर को कहाँ पे ले आएगा भाई, सबसे एंड में ले आएगा। बात समझ आ रही है, कर्सर जो है फाइल ओपन करने के बाद कहाँ आ जाएगा, सबसे एंड में। अब भले हमने 100 लाइन्स लिखी हुई हों या 200 लाइन्स लिखी हुई हों, जो भी हमने लाइन लिखी होगी वो बिल्कुल उसके कहाँ ले जाएगा, एंड में ले जाएगा, ठीक है। अब जब वहाँ पे ये कर्सर को लेके चला गया, ठीक है, अपेंड मोड क्या करेगा, सबसे एंड में कर्सर को ले जाएगा और फिर हमारे मैसेज को जो भी हमने आगे लिखा हुआ उसको उसके आगे से उसमें स्टोर करवा देगा। एक मिनट, ये बात यहाँ तक समझ आई कि अपेंड मोड क्या करता है, कर्सर को सबसे पहले एंड में ले जाएगा, फिर डेटा को हमारे इसमें राइट करवाएगा। अब राइट मोड की बात करें, डब्ल्यू मोड की बात करें अगर, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा होगा। मतलब अभी हमारे पास अपेंड मोड में क्या हो रहा था, कर्सर सबसे एंड में आ जाता था डेटा के और फिर उसके आगे से हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होता था। राइट मोड में जब हम फाइल ओपन करते थे ना, तो वहाँ पे उसके पीछे लॉजिक ये थी कि भाई जो हमारा कर्सर है ना वो शुरू में ही रहता है, कर्सर शुरू में ही रहता है। अगर हमने 100 लाइन्स भी लिखी हुई है ना, जो जितनी भी लाइन्स लिखी हुई हैं, कर्सर अभी भी सबसे पहली वाली स्पेस में मौजूद होगा, सबसे पहले वाले नंबर में मौजूद होगा। तो वहीं से वो डेटा को क्या करेगा, लिखना स्टार्ट करेगा। मतलब पुराना डेटा को क्या करता रहेगा, ख़त्म करता रहेगा और हमारा न्यू डेटा वहाँ पे लाकर लिखता रहेगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। और वैसे क्या बोले थे आप, खुद से हम ऐड नहीं कर सकते, क्या मतलब, हमें जिस भी लाइन में ऐड करवाना, हाँ वो बिल्कुल है। देखें अब जैसे ये मेरे पास मैसेज है ना, सेकंड मैसेज, इसको बोलता हूँ थर्ड मैसेज, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थर्ड मैसेज। मैं बोलता हूँ क्या करो, उसी फाइल को खोलो, अपेंड करना है तुमने, ठीक है, और क्या अपेंड करना है, ये दिस इज़ अ थर्ड मैसेज, ठीक है, ये मैसेज अपेंड करना है। अब अगर मैं इसको चला दूंगा एज इट इज़, तो क्या करेगा, ये पहली लाइन में ले जाके दोबारा से इसको ऐड कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है। तो हम यहाँ पे एस्केप करेक्टर्स का यूज़ करेंगे। एस्केप करेक्टर्स हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था। वो क्या होगा, मैं ना यहाँ पर आऊँगा, सबसे जो भी मेरा टेक्स्ट लिखवाना चाह रहा हूँ उस टेक्स्ट से पहले आऊँगा और मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लैश एन लिख दूँगा। पाइथन जब इसको रीड करेगा ना, हमने तो उसको बैकवर्ड स्लैश एन लिख दिया, लेकिन जब पाइथन इसको रीड करेगा ना, पाइथन बोलेगा ओ अच्छा मुझे क्या करना है, सबसे पहले न्यू लाइन पर चले जाना है, कर्सर को कहाँ लेके जाना है, न्यू लाइन पे लेकर आ जाना है, न्यू लाइन के स्टार्ट में ले आना है और फिर क्या करना है, इस चीज़ को स्टोर करना है। बात समझ आ रही है। अगर हम चाहें 2 लाइन्स का स्पेस भी दे सकते हैं। अगर मैं 2 मरतबा बैकवर्ड स्लैश एन यूज़ कर लूँ इस तरह करके, 1 मरतबा और ये 2 मरतबा, तो क्या होगा, एक लाइन छोड़ेगा, उसकी अगली लाइन पे कर्सर को ले आएगा। बात समझ रहे हैं ना। एक बैकवर्ड स्लैश एन क्या करेगा, ये वाला, ये कर्सर को पहले क्या करेगा, न्यू लाइन पर लेकर आएगा, यहाँ पर ले आएगा। लेकिन एक और इसको बैकवर्ड स्लैश एन मिला तो क्या करेगा, यहाँ से कर्सर को उठा के यहाँ पर ले आएगा, फिर यहाँ पे मेरा टेक्स्ट प्रिंट हो रहा होगा। तो एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे डेटा मिल रहा होगा। ट्राई करते हैं, इसी चीज़ को ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट किया, इसको बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ, तो क्या हो रहा है वो देखें, उसने ये वाली लाइन को छोड़ दिया और थर्ड लाइन पे लाके मेरे डेटा को स्टोर करवा दिया। समझ आ रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से उसको इतना ही रखते हैं, टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखें, थोड़ा सा मुझे पता है मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ टेक्स्ट वगैरह लेकर आऊँ, ठीक है, कुछ फाइल्स बना के लाऊँ, ताकि उस पर हम काम करेंगे, ठीक है, ताकि करने के बाद आप लोगों को अच्छे से और इसका आइडिया हो जाए। नेक्स्ट क्लास का टाइम याद रखिएगा भाई सारे, कि हाँ 8 से 10 का इंशाल्लाह टाइम है हमारा, ठीक है।